ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में। क्वेश्चन बात कर रहा है, साफ तौर पे हम देख सकते हैं, फाइनेंस बिल और मनी बिल के बारे में। अब देखो, सबसे पहले जो एक सीरियस एस्पिरेंट होता है, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले उसके दिमाग में एक चीज़ ये आ जानी चाहिए कि यहाँ पे फाइनेंस बिल के बारे में क्वेश्चन पूछा है, न कि फाइनेंशियल बिल के बारे में। अब आपको सबसे पहले क्लैरिटी लेनी चाहिए कि ये जो फाइनेंस बिल होता है और फाइनेंशियल बिल होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि जब तक ये डिफरेंशिएशन आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगा, अगर नेक्स्ट टाइम उन्होंने फाइनेंशियल बिल पे क्वेश्चन पूछ लिया तो इट वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज फाइनेंशियल बिल एंड मनी बिल। खैर, हम लोग अभी स्टिक करेंगे फाइनेंस बिल पे। हाँ, मैं आप लोगों को ये ज़रूर बता दूं कि अगर आप फाइनेंशियल बिल के बारे में जानना चाहते हो तो फाइनेंशियल बिल बुद्धि आईएएस करके आप टाइप कर देना, यू विल फाइंड अ वीडियो। हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में आगे। फाइनेंस बिल हम कहाँ पे पढ़ते हैं, एक बार याद करने की कोशिश करो सब अपने अपने दिमाग में। अगर आपने बजट को, अब देखो, हर चीज़ ना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है और यही चीज़ आपको सीखनी है। पॉलिटी में भूल गए कोई बात नहीं, इकोनॉमी में भूल गए कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपने इस चीज़ को ज़रूर पढ़ा होगा अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो। अब मान लेता हूँ कि मैं पॉलिटी में से पढ़ना भूल गया, मगर मैंने इकोनॉमी तो पढ़ा है। इकोनॉमी पढ़ा है तो मैंने बजट पढ़ा है। अगर मैंने बजट पढ़ा है और मैंने ये पढ़ा है कि बजट को बनाने की प्रोसेस क्या होती है, तो मैंने इस चीज़ को न पढ़ा हो कि फाइनेंस बिल को पास किया जाता है टैक्स प्रपोजल्स को इनेक्ट करने के लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी के साथ साथ एक सीरियस एस्पिरेंट ये बात जानता है कि फाइनेंस बिल में हम टैक्स प्रपोजल्स को पास करते हैं, इसका मतलब फाइनेंस बिल जो है वो भी एक तरीके का मनी बिल है। इसका मतलब जो चीज़ मनी बिल पे लागू होगी वो फाइनेंस बिल पे भी लागू होगी। अब इतनी चीज़ें अगर आपके दिमाग में आ चुकी हैं तब आप एलिजिबल हो इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। और अगर आपके दिमाग में ये सब चीज़ें अभी तक आई ही नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले इस टॉपिक को जाके पढ़ो रादर देन रीडिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। खैर, हम आगे चलते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ो, वो बोल रहा है कि लोकसभा जो है वो ट्रांसमिट करती है फाइनेंस बिल को टू द राज्यसभा और राज्यसभा अमेंड भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। देखो, ये एक ऐसा प्रोमिनेंट क्वेश्चन है मनी बिल पे जो यूपीएससी हरप्पन सिविलाइजेशन से पूछती आ रही है, और वो है कि मनी बिल जो है उसमें राज्यसभा की क्या पावर होती है या लोकसभा की क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर होती है। क्योंकि ये बात हम सब जानते हैं कि जो मनी बिल होता है राज्यसभा ना ही उसको अमेंड कर सकती है और ना ही उसे रिजेक्ट कर सकती है। और क्योंकि फाइनेंस बिल जो है वो भी मनी बिल है तो यहाँ पे राज्यसभा ना ही उसको अमेंड कर सकती है और ना ही उसे रिजेक्ट कर सकती है। तो अब ये जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला, ये सही होगा या गलत होगा आपके मायने में से? बट ऑब्वियसली गलत होगा। ओके, तो ये वाला ऑप्शन तो हो गया गलत। सेकंड देखो, लोकसभा ने ट्रांसमिट करा मनी बिल को राज्यसभा में, ये लिख रहा है कि इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब मनी बिल पास होता है लोकसभा से और ट्रांसमिट होता है राज्यसभा में उसकी कंसिडरेशन के लिए, देखो, हमने तो ये तक चीज़ें पढ़ी हैं कि राज्यसभा के पास जब ये ताकत ही नहीं है कि उसको अमेंड या रिजेक्ट कर पाए तो उसके पास भेजा क्यों जाता है? ताकि डिस्कशन हो पाए, उसकी अगर कुछ त्रुटियां हैं तो सजेशन रिकमेंडेशन लोकसभा के पास भेजी जा सकें। अब ये लोकसभा के ऊपर है कि वो उसे मानना चाहता है या नहीं। ठीक है, क्योंकि होलसोल अथॉरिटी लोकसभा के पास रहती है। तो यहाँ पे जब मनी बिल पास होता है लोकसभा से और ट्रांसमिट होता है राज्यसभा को उसकी कंसिडरेशन के लिए, तो भले ही राज्यसभा के पास रेस्ट्रिक्टेड पावर्स होती हैं विथ रिस्पेक्ट टू मनी बिल, मगर वो अपनी रिकमेंडेशन ज़रूर भेज सकते हैं। ठीक है, और रिकमेंडेशन को मानना है ना मानना लोकसभा की मर्जी रहती है, मगर ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। थर्ड वाला, इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, अब मान लो लोकसभा और राज्यसभा में डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो क्या मनी बिल के केस में जॉइंट सिटिंग भी हो सकती है क्या? और वो इस क्वेश्चन में एक चीज़ और डाल के आपसे पूछ रहा है, उसने इतना इजी क्वेश्चन इस बार नहीं बनाया। वो पहला क्वेश्चन तो बोल रहा है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डिसएग्रीमेंट होता है
तो मनी बिल के केस में कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं होगी, मगर एक जॉइंट सिटिंग हो सकती है और नेसेसरी है इनफैक्ट फॉर द फाइनेंस बिल। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम स्टेटमेंट कि अगर आपको ये चीज़ पता है कि फाइनेंस बिल इज़ अ काइंड ऑफ मनी बिल, आप इस ऑप्शन को देखते ही नकार दोगे कि जब इसके लिए, मतलब कि मनी बिल के लिए जॉइंट सिटिंग अलाउड नहीं है, तो इसके लिए नेसेसरी कैसे हो सकती है, अलाउ कैसे की जा सकती है। ठीक है, एंड सो द आंसर वुड बी ऑप्शन ए, ओनली वन इज करेक्ट। तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए क्या पाया? आपने ये पाया कि अगर आपके बेसिक्स फंडामेंटल स्ट्रांग हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को एकदम स्मूथली अटेम्प्ट करोगे, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डाउट। ठीक है, चलिए एक बार अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको इस फाइनेंस बिल और मनी बिल में और कौन कौन सी चीज़ें पढ़ लेना चाहिए जो आपको फ्यूचर में भी काम आएगी। तो देखो, हम लोग आ गए अपने माइंड मैप पे पार्लियामेंट के। इस पार्लियामेंट के माइंड मैप को, जो कि हमने बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प डिज़ाइन किया है, हम लोगों ने साथ में पढ़ा भी है, इसको आपको बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे इस पीडीएफ को आगे पढ़ते हो तो यहाँ पे आपको इक्वल स्टेटस विथ लोकसभा देखने को मिलता है ऑफ राज्यसभा, और अनइक्वल स्टेटस ऑफ लोकसभा देखने को मिलता है विथ राज्यसभा, जहाँ पे साफ तौर पे हमने देखा हुआ है मनी बिल के बारे में कि न ही इसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, न ही इसे अमेंड और रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसी तर्ज पे जब आप और आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, जैसे ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल के बारे में क्या डिफरेंस है, आपको इसके डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली पता होने ही चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपसे आर्टिकल पूछ लूँ मनी बिल का तो आपको पता होना चाहिए एप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल में क्या डिफरेंस होता है। इनफैक्ट मनी बिल, फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2, इन सब में क्या डिफरेंस होता है ये आपको एग्जैक्टली चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि फाइनेंस बिल और फाइनेंशियल बिल के बारे में आपको चीज़ें पढ़नी है। और देखो, जो स्टूडेंट इकोनॉमी में पकड़ ज़्यादा अच्छी रखता है, अगर उसने बजट मेकिंग की प्रोसेस पढ़ी हुई है, तो ये पूरी प्रोसेस जब ख़त्म होती है, हमने क्या देखा था, एप्रोप्रिएशन बिल पहले पास होता है और आखिरी में फाइनेंस बिल पास होता है, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते थे। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए बिल पे क्वेश्चन पूछेगा। पहला ऑप्शन देखो, अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है आपसे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाने के लिए क्या प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरी है क्या। दूसरे में देखो क्या बोल रहा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे ये ऑब्लिगेशन होता है कि उसे असेंट देनी ही पड़ेगी, मैंडेटरी है ये। और तीसरा बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है ये पास होना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों से बस स्पेशल मेजॉरिटी, और इसमें जॉइंट सिटिंग का भी कोई प्रावधान नहीं होता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अपने आप में बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको कुछ एक दो बताने की कोशिश करूँगा। देखो, सोचने की कोशिश करो, देखो चीज़ों को याद कैसे रखा जाता है। एक तो होता है रट लेना कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जब आएगा इसे लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास करवाना है, स्पेशल मेजॉरिटी होना चाहिए, जॉइंट सिटिंग नहीं होगी, रटो। एक होता है कॉन्सेप्ट बिल्ड करना। कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एक इतना इंपॉर्टेंट बिल है जिसके थ्रू आप संविधान को अमेंड करने जा रहे हो। अगर संविधान को अमेंड करने जा रहे हो और वहाँ पे इस बिल के लिए आपने जॉइंट सिटिंग के प्रावधान रख दिए, इसका मतलब आपने यहाँ पे लोकसभा को अपर हैंड दे दिया क्योंकि उसके मेंबर ज़्यादा होते हैं। तो अगर यहाँ पे किसी की मेजॉरिटी है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो इस बिल को पास करवा के ले जाएगा। इसका मतलब आपने इसको नीचे स्तर पर रख दिया, जिसे एल्डर ऑफ द हाउस कहा जाता है या हाउस ऑफ द एल्डर्स कहा जाता है। ऐसी चीज़ें सोचने की कोशिश करा करो,
ये होते हैं कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना, ठीक है। अब ये चीज़ आपको कभी किताब में नहीं बताएगा कोई, ये चीज़ जब आप पढ़ते हो ना तो आपको ये चीज़ें समझ में आना चाहिए। खैर, तो यहाँ पे इस तरीके से इस ऑप्शन को आप सोच सकते थे। अगर ये बेसिक क्लैरिटी है तो ऊपर के भी दोनों ऑप्शन आपसे बनेंगे, मगर फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो देखो, यहाँ पे हम लोगों ने फिर से अपना माइंड मैप को खोल लिया, ठीक है। ये जो माइंड मैप है, ये कौन सा माइंड मैप है? अगेन, जब हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था, ठीक है, वहीं पे हमने अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा है। तो आप पॉलिटी के मॉड्यूल को खोल के देखो, आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। हमने वहाँ पे क्या देखा था? अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्ट 20, उसमें 3 तरीके से अमेंडमेंट किया जाता है। कुछ सब्जेक्ट्स पे सिंपल मेजॉरिटी, कुछ सब्जेक्ट्स पे स्पेशल मेजॉरिटी, और कुछ सब्जेक्ट पे स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट। हमने यहाँ पे देखा था इन द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि न ही ये ऑर्डिनेंस से आएगा, न ही ये जॉइंट सिटिंग से आएगा, और प्रेसिडेंट साहब को एसेंट देनी ही पड़ेगी। तो ये तीनों चीज़ों पे उसने क्वेश्चन बना के पूछ लिया। तो बस ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। कैसे? कि जो फर्स्ट ऑप्शन है, कोई भी प्रायर अप्रूवल प्रेसिडेंट का ज़रूरी नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी आप समझ सकते हो। ये बात अगर आप जानते हो कि सेकंड ऑप्शन मतलब कि प्रेसिडेंट पे ऑब्लिगेशन होता है, ऑब्लिगेशन, कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जैसे ही आएगा उनके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, उसे एसेंट देनी ही पड़ेगी। अगर आपको ये भी चीज़ याद है तो आप यहाँ पे एक और लॉजिक भी लगा सकते हो। बड़ी सिंपल सी बात है कि यार, अगर ऑब्लिगेशन लिखा हुआ है प्रेसिडेंट पे कि उसे एसेंट देनी ही पड़ेगी, तो इसीलिए लिखा है ना कि उसकी प्रायर अप्रूवल ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर प्रायर अप्रूवल ही ज़रूरी होती तो इस पर ऑब्लिगेशन देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। समझ रहे हो आप बात को? सोचने की कोशिश करो, क्योंकि वो तो पहले ही अप्रूवल दे चुका है ना, और पहले अप्रूवल के बिना बिल पेश ही नहीं कर सकते। ऑप्शन 1 तो ये बोल रहा है। तो अगर ये पहले ही हुआ होता तो इस पर ऑब्लिगेशन लगाने की ज़रूरत ही क्या पड़ती? तो अगर ये सही है तो ये सही हो ही नहीं सकता। मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ईदर वेज, अगर आपको ये आता हो तो ठीक, ये आता हो तो ठीक, इन दोनों में से कुछ भी आता हो, आपके दोनों ऑप्शन अपने आप सही हो जाएंगे। आप इसको गलत लगाओगे और इसको सही ही लगाओगे, और इसको आप बेसिक से सही कर लोगे कि लोकसभा और राज्यसभा जॉइंट सिटिंग वाला जो अभी हमने देखा था। सो 2 and 3 इज करेक्ट, आंसर वुड बी बी। इस क्वेश्चन प्रीलिम्स 2022 का है। देखो, यहाँ पे वो एक्सक्लूसिव पावर के बारे में बात कर रहा है। ये पावर लिखा हुआ है ऑफ लोकसभा टू रेटिफाई डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। देखो, मैं आपको इस क्वेश्चन की सबसे पहले ब्यूटी बताता हूँ। इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये है कि ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सब्ज्यूम करके चल रहा है। पहला वो ये है कि एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा की क्या है। फिर उसने कनेक्शन दिया इसको इमरजेंसी के टॉपिक से। फिर उसने कनेक्शन दिया इसको नो कॉन्फिडेंस मोशन से। और फिर इसने कनेक्शन दिया इम्पीचमेंट प्रोसेस से। कहने का ये मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये आपकी ओवरऑल पॉलिटी की फंडामेंटल को चेक कर लेगा। कहीं भी अगर आप ढीले पड़ रहे हो, ये क्वेश्चन आपको खा जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन पॉलिटी के एक एक टॉपिक पे कमांड होना। जैसे सबसे पहले इमरजेंसी के टॉपिक को देखते हैं। तो ये आ गए हम हमारे इमरजेंसी के माइंड मैप पे। याद करो कि जब हमने इमरजेंसी को पढ़ा था साथ में, हम लोगों ने बाकी चीज़ों को अगर मैं छोड़ूं कुछ टाइम के लिए और सीधे आपको लेके आऊं कि इसकी प्रोसेस क्या है, जहाँ पे हमने देखा था कि कैबिनेट शब्द जो है वो यहीं से जोड़ा गया, आर्टिकल 352। हमने ये भी देखा था कि जो इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन होता है उसमें पार्लियामेंट की अप्रूवल मैंडेटरी होती है। इवन हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा इक्वल पावर शेयर करते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा में अनइक्वल पावर होती है। ये बात तो गलत है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फर्स्ट ऑप्शन आपने क्रैक कर लिया। तो चलिए, अब हम आ चुके हैं हमारे सेकंड ऑप्शन पे, जो बात कर रहा था नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में।
जब नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, अच्छा कहाँ पे पढ़ा था? जब हम पार्लियामेंट्री और फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। याद करो, हमने वहाँ पे पढ़ा था कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में जहाँ पे आर्टिकल 75 दिया हुआ है, हमने देखा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को। हमने यहाँ पे राज्यसभा तो नहीं लिखा था। साथ ही हमने ये भी लिखा था कि लोकसभा ही रिमूव करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस चीज़ को ध्यान रखा होता तो सेकंड ऑप्शन आपने क्रैक कर लिया नो कॉन्फिडेंस मोशन की, कि हाँ यार ये बात तो सही बोल रहा है, लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर है ये। इसके बाद में हम आ गए हमारे तीसरे पॉइंट पे, और उसे समझने के लिए हमने खोल लिया हमारा माइंड मैप, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। देखो, हम लोगों ने जब प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ा था तो याद करो, हम लोगों ने प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में बात की थी, जहाँ पे हमने इंडियन प्रेसिडेंट और यूएस प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की प्रोसेस में डिफरेंशिएशन देखा था। यहाँ पे अगर आपको ये माइंड मैप याद रह जाता इंडियन प्रेसिडेंट का, तो साफ तौर पे देखो, यहाँ पे हमने दोनों डिफरेंशिएशन में लिखा है कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट या तो लोकसभा से शुरू हो जाए या राज्यसभा से शुरू हो जाए, और फिर जब 14 डे का नोटिस प्रेसिडेंट साहब को दिया जाता है, उसके बाद में जब पास होने की बारी होती है तो पहले एक हाउस पास करता है विद द सेम मेथड, विद द सेम मेंबरशिप, 2/3, और फिर दूसरा हाउस पास करता है। तो यहाँ पे न लोकसभा न राज्यसभा किसी का भी अपर हैंड नहीं है, दोनों के पास बराबर ताकत है। इसका मतलब प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट में लोकसभा की कोई एक्सक्लूसिव पावर हमें देखने को नहीं मिल रही। बस इस क्वेश्चन को आपने क्रैक कर लिया। तो बस साफ तौर पे हमें दिख रहा है कि सेकंड ऑप्शन सही है, न ये सही है और न ये सही है, एंड सो द आंसर वुड बी डेट इज 2 ओनली। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का ही है। ये क्वेश्चन बात कर रहा है बड़े ही आसान सी चीज़ के बारे में, मगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग। ठीक है, यहाँ पे होती है गलतियाँ। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये हमसे पूछ रहा है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये कहता है कि नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर जो है वो पार्टी को ज्वाइन नहीं करेगा विद इन 6 मंथ ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। और ये जो लॉ है वो ये कहता है क्वेश्चन कि डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड डिफेक्शन केस। देखो, जो भी एक सीरियस एस्पिरेंट होता है ना, जो भी साल भर से तैयारी कर रहा है, उसे एक चीज़ तो पता होती है कि हाँ यार, ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ना, उसके पास डिफेक्शन केस को डिसीजन देने की कोई टाइम फ्रेम नहीं दी गई है, और इसी पे बहुत बड़ा बवाल भी मचा हुआ है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट लगा दोगे, सभी लगा देंगे। अब ये जो पहला ऑप्शन है ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एकदम फैक्चुअल है। देखो, जैसे इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं, है ना, मैं आपको अभी माइंड मैप दिखाऊंगा, बट देन टू ये आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग सब मुझे इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे। इसके बारे में आपको और क्या क्या चीज़ें आती है मुझे वो भी बताना। आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि आपने इसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं, और बिना देखे बताना। ठीक है, अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ। फॉर रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक इस 10th स्केड्यूल और एंटी डिफेक्शन लॉ को नहीं पढ़ा है, आप पॉलिटी मॉड्यूल को खोलो और उसमें आराम से जाके जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं साथ में उसको जाके देखो। ठीक है, आपसे भी ऐसे क्वेश्चन सारे बनेंगे। और जो भी इस इनिशिएटिव का पार्ट बनना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक दी हुई है 2 कोर्सेज़ की, इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर। साथ ही आई वुड सजेस्ट कि बुद्धि एकेडमी ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को और समझने को मिलेंगी। डेट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड वीडियो। इंडियन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।